सोचते हैं और उसको ढूंढते हैं और ढूंढने के बाद उसको मिलने की कोशिश करते हैं। अब मैं बचपन से अमृता जी को पढ़ती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई अमृता जी का घर यहाँ पे है तो मैं जाऊँ और घर देखूँ, क्योंकि तब तो अमृता जी नहीं थी। मगर मैंने इतना पढ़ा था कि उनका घर मुझे मालूम था कैसा होगा, क्या होगा, किस कोने में क्या है, छत कैसा है, उनके आंगन में कौन से पेड़ है, सब पता था। तो मैं ऐसा सोच रही थी कि मैं जाऊँ और उनके घर को देख के आऊँ। तो फिर मैंने मेरे पास उनके जो साथी थे इमरोज, जो कि पेंटर थे, और उनको फोन किया, तब थे वो। तो फिर मैंने फोन किया तो उन्होंने फोन उठाया, इतना मधुर स्वर उनका सुनाई दिया मुझे, जैसे कोई बालक बात कर रहा हो, कि अरे बोलो बोलो बोलो। एक तो हिंदी बहुत बढ़िया रहती है, हिंदी भाषा ही बहुत बढ़िया रहती है, मराठीमध्ये जसं बोलायचं म्हटलं जरा रागात बोलल्यासारखं वाटतं, मग ते प्रेमात असलं तरी रागात वाटतं। पण हिंदी इतनी मीठी, तो वो इतना इतना प्यारे ढंग से बोले, तो मैंने दिल में मुझे ऐसे अच्छा लगा कि अमृता जी इनके साथ क्यों रहे। इतने दिन इन्होंने साथ में क्यों बिताए, जिनकी इतना प्यारा आदमी मैंने देखा भी नहीं है, फिर भी मुझे उनकी आवाज़ इतनी अच्छी लग रही है। तो फिर वो बोले, अरे तुम ये देर कर दी, कल अगर फोन करती तो शायद हम मिल सकते थे। आज मैं तो अमृतसर आया हूँ, वहाँ पे मेरी बड़ी बहन है जो बहुत बीमार है, तो उनको मिलने के लिए मैं इधर आया हूँ। तो आप अगर 2 दिन है दिल्ली में तो हम मिल सकते हैं। मगर दूसरे दिन हमारी फ्लाइट थी और हम आने वाले थे वापस। मैं बोली इतना बड़ा मैंने मिस कर दिया। मैं बोली ठीक है, मैं जब अगली बार आऊँगी तो हम जरूर मिलेंगे। उन्होंने हाँ कहा, मुझे बोला भी उन्होंने कि आप अगर घर पे जाना चाहते हैं तो जाइए और देख सकते, मैं बोल दूंगा घर वालों को। मगर मैं बोली अभी ये भी नहीं है तो फिर क्या ना, मैं नहीं गई, मैं वापस आई। और सौभाग्य की बात सुनिए, लोग कितने बड़े रहते हैं। मैं जब घर पे आई और 2 दिन ही बीत चुके थे तो एक कुरियर मेरे नाम से आया, और वो कुरियर उन्होंने भेजा था, इमरोज जी ने। उसमें एक किताब थी जो अमृता जी के और उनके खतों की थी, जो वो एक दूसरे से प्रेम करते थे या एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते थे, या रहते थे भी कुछ बातें खतों में लिखी जाती थी। तो फिर वो उनका खतों का इतना प्यारा किताब उन्होंने मुझे भेंट भेजा था। फिर मैंने उस टाइम तो नहीं था मेरे दिमाग में, मगर फिर आगे चल के मैंने मेरी मैगजीन निकालना शुरू कर दिया मराठी का। तो वो मैगजीन बहुत अलग अलग मतलब साहित्य को छापती थी, कि अनुवादित साहित्य उसमें लिया जाता था। फिर उसके बाद अनुवादित बोले तो ट्रांसलेटेड, हाँ, और अलग अलग देशों के लेखकों का भी साहित्य उसमें लिया जाता था। तो उसमें एक बार मेरे क्या होगा कि सारा गुप्ता नाम की एक पाकिस्तान की लेखिका है, तो उसकी 7 कविताएं मेरे पास छापने के लिए आई मराठी में। तो मैं वो जब पढ़ रही थी तो मैं बहुत हिल चुकी अंदर से कि क्या लिखा है ये औरत ने। तो उसने ऐसा कहा था, उसकी कविताएं ऐसे, मैंने उस दिन कपूर साहब को बोला कि मोर जब अपने पैर देखता है तब रोता है, मोर जब अपने पैर देखता है तो रोता है, मैं जब मेरे खुद के लोगों को देखती हूँ तो रोती हूँ। तो मोराला जेव्हा त्याचे पाय कुरूप असतात, मोर जितका सुंदर असतो पण पाय कुरूप असतात, तो कुरूप पायांना पाहून मोर रडतो, आणि हे माझ्या माणसांना पाहून मला रडायला येतं। म्हणजे माझी माणसं जितकी कुरूप आहेत, म्हणजे माझी माणसं मला इतका त्रास देतात की त्यांना भेटण्याची इच्छा मला होत नाही। नसतं आपली माणसं पाहिली की आपल्याला हसू येतं, छान वाटतं, भेटा वाटतं, गळ्यात पडा वाटतं, पण माझी माणसं अशी आहेत, म्हणजे साराशा गुप्ताची, की अशी आहेत की त्यांना पाहून मला वेदना होतात, मला त्रास होतो। ही व्यक्त करण्याची स्टाईल तिची किती सुंदर आहे, ते मोराचा प्रतिमा देऊन त्याने इतकं छान लिहिलंय। मग मला हे सगळं मी म्हटलं इतकी छान लिहिणारी कवयित्री पाकिस्तान
या कवयित्रीचं वाचलं पाहिजे. म्हणून मग मी काय केलं, अजून तिची एक कविता था फार सुंदर आहे, मी मराठीत केलेली की आसमां बेच के मैं चांद नहीं खरीदना चाहती. हां, म्हणजे स्वतःची खुददारी जी असते, स्वाभिमान जो असतो, आपण नाही का काही आपलं स्वाभिमान विकून काही गोष्टी खरेदी करतो किंवा घेतो त्याच्या बदल्यामध्ये, तर तिनं असं लिहिलं की आसमां खरीद के बेच के मैं चांद नहीं खरीदना चाहती. आणि अशा लाईन वाचल्यानंतर मला त्या कवयित्रीबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली की हिच्याबद्दल मला कुठं काय भेटेल. मी ते शोध सुरू केला आणि शोधता मला एक पुस्तक सापडलं जे दिल्लीच्या प्रकाशकानं छापलं होतं आणि ते होतं अमृता प्रीतमजीचं. त्या अमृता प्रीतमनं साराशा गुप्ताचं एक ही सारा नाम का किताब लिखा और वो क्यों लिखा था क्योंकि अमृता सारा बहुत कम उम्र की थी मगर उनके पाकिस्तान में उनको बैन किया हुआ था क्योंकि वो विद्रोह की भाषा बोलती थी, तो उसकी उम्र बनती थी, वहाँ पे उसका कुछ छप नहीं सकता था. तो वो खत लिख के अमृता जी को बोलती थी उसकी क्या परिस्थिति है और उसकी हालत क्या है, तो सब उसको लिखती थी. और वो लिखते समय वो बोलती थी कि भाई मुझे मेरी तहे दिल से मैं जिंदा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने मेरी एक तो भी किताब आनी चाहिए और यहाँ तो नहीं आ सकती. तो ऐसे मतलब इच्छा प्रकट करती थी. तो फिर उन्होंने ऐसा सोचा कि अमृता में कि इसकी तो हालत दिन ब दिन बहुत खराब होती जा रही है कि उनकी घर वालों ने उसको बाहर निकाला हुआ था, घर से बाहर कर उसको मतलब सांस लेना उसकी मुश्किल कर दिया था, पागल खाने में जमा कर दिया था उसको. अगर वो पागल खाने में थी तो फिर वहाँ की वो औरतों की तकलीफें लिखती थी, तो लोग बोलते थे यहाँ भी आके इसने ऐसा ही शोभा किया है. तो मतलब उसका जीना हराम कर दिया था एक तरह से. तो वो भी लिखती थी उनको वहाँ पागल खाने से ही वो खत लिखती थी क्योंकि वो पागल थी नहीं मगर लोगों को तकलीफ हो रही थी उसके सच बोलने से. तो फिर उन्होंने ऐसे उसको एक या कि इसको भेज देते. तो इस तरीके से उन्होंने उससे जुड़ते हुए उन्होंने ऐसा उसमें लिखा है कि मैं जब उसकी तकलीफ देखती हूँ तो मुझे मेरा कल याद आता है क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि इस जमाने ने मुझे भी पागल साबित किया था क्योंकि अमृता जी डिप्रेशन में गई थी. उनकी जो शुरुआती दौर था और अब ये साहिर बुनियादी और इनका जो ट्रायंगल है आपको इसके बारे में तो पता ही होगा. अमृता जी के बारे में आपने सुना ही होगा या पढ़ा ही होगा या यूट्यूब में भी बहुत सारी बातें हैं उनकी. नहीं मैडम, आपको आने का बोलने का उद्देश्य ये है कि अमृता जी के बारे में कम जानते हैं. अच्छा, तो अमृता जी एक तो अमृतसर में रहते थे, बचपन में शादी हुई थी क्योंकि उनकी माँ बहुत जल्दी गुजर गई थी और उनकी शादी उनको घर में पहले से तय कर दी थी. तो माँ गुजर गई, फिर पापा जी थे और मम्मी जी थी मतलब नानी दादी. तो फिर उनको ऐसा लगा कि अब क्या करें, वो उनके घर का माहौल पूरा धार्मिक था. तो वो बच्ची इतनी होशियार थी, वो सुन के लिख के देख के बातें करती थी दादी से नानी से या पापा से. उनके पापा अध्यात्म के बारे में, माँ उनकी शादी मतलब बीवी गुजर जाने के बाद वो ज़रा ज़्यादा आध्यात्मिक हो गए थे. तो फिर वो उनका पूरा उनके ऊपर था मगर उसको ऐसा लगता था कि जिस भगवान ने मेरी माँ को नहीं बचाया तो वो माँ भगवान को नहीं मानती थी क्योंकि उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी जब उनकी मम्मी बीमार थी कि आप मैं जो कहूँगी आपको जो कहेंगी मैं मानूंगी मेरी मम्मी को बचाओ. हाँ, तो उसको ऐसा लगा बाद में कि मेरी मम्मी को तो बचाया नहीं फिर कैसा भगवान है. तो वो भगवान से शिकायत करती हुई उन्होंने भगवान को फिर वहाँ से थोड़ा मानना बंद कर दिया था बचपन में. फिर बाद में और फिर वो आस्तिक हो गए, फिर वो अध्यात्म में जा गई. हाँ, अगला प्रवास से हो गए. मगर हुआ क्या कि जब शादी हुई प्रीतम साहब से, उनके 2 बच्चे भी हुए मगर जब वो लिखती थी प्रोग्राम में जाती थी, साहिर जी की कविताएं सुनती थी, शायरी सुनती थी, तो उनकी शायरी से वो प्रभावित हुई थी. तो उनको दिल से वो अच्छे लगते थे कि ये कितना अच्छा शायर है, कितनी अच्छी बात बोलता है या दिल को छूने वाली बात बोलता है. साहिर जी वहाँ के बहुत मशहूर थे मगर वो बड़े घर के थे, सिर्फ अमीर थे, वो घर के बहुत अमीर थे. मगर उनकी मम्मी का और पापा का झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के बाद उन्होंने मम्मी को लेकर घर छोड़ा. तो उनको मम्मी की पूरी जो हिस्ट्री रहती है ना
अपनी माँ से जो लगाव रहता है, तो माँ के प्रति उनकी बहुत आदर की भावना थी। तो माँ को किसी भी हालत में उनको तकलीफ नहीं पहुंचानी थी। तो इसलिए वो शादी के वास्ते वो डगमगा देती थी, फिर मेरी वो बीवी आएगी और वो भी झगड़ा करेगी तो मेरी माँ फिर से दुखी हो जाएगी। मगर हुआ क्या कि अमृता जी की शादी हुई थी, बच्चे हुए थे, वो मिलते थे, एक दूसरे के प्रति उनका लगाव हुआ था, मगर वो बोले नहीं कभी एक दूसरे को, खाली दिल में किसी बात से उन्होंने इजहार नहीं किया किसी तरफ से। वो आते थे, कविता की बातें करते थे, सुनते थे और चुपचाप बैठ के चले जाते थे। कभी कभी तो ऐसे आते थे और वो जो अंदर की घुटन रहती है और बोल नहीं सकना जो रहता है, तो उसके वास्ते वो सिगरेट पीते थे, बहुत सारी एक के बाद एक पीते थे, वो इसमें डाल के रखते थे, फिर पीते थे, फिर ऐसे वो खाली देखती रहती थी कि आदमी आता है, पी रहा है, घूमने डाल के बात भी नहीं कर रहे, कुछ बोल भी नहीं रहे, फिर चले जाते थे। फिर वो पूरे एस्ट्रे की पूरी वो टुकड़े जमा करके और डब्बे में रख के फिर कपाट में रखते थे। और जब कभी उनकी बहुत ज़्यादा याद आती थी उनको, तो वो टुकड़े निकाल के वो पीती थी। तो उनको सिगरेट पीने की आदत ऐसी लग गई। बाद में वो फिर इतनी सारी घुटन तैयार हो गई उनके दिल में कि वो उनके शौहर को ऐसा लगा ये तो मेरे साथ है, दिल भी नहीं है, ये तो पूरी शादी की दिल से हो चुकी है, बोलती है नहीं, मगर ये तो खाली अभी मेरे साथ रहती है। फिर उनकी क्लैशेस होने लगे। फिर बाद में उन्होंने उससे अलग हो गए। वो लोग अलग होने के बाद अमृता जी वहाँ से दो बच्चों को लेके आई, कहाँ पे, दिल्ली में। और दिल्ली में उन्होंने रेडियो में ऐसे काम शुरू कर दिया कुछ। तो अभी अब बच्चों को तो लेके आए, मगर कमाना तो चाहिए कुछ, जो काम मिलता है वो कर रहे थे। और रेडियो में उन्होंने आकाशवाणी के ऊपर काम कर दिया। युवराज जी उनकी वहाँ पे मुलाकात हुई, क्योंकि अमृता जी की एक किताब का कवर उन्होंने किया था। ये चित्रकार बहुत बढ़िया थे और आदमी दिल से बहुत बढ़िया थे, मगर वो जहाँ से ये क्या बोलते बस थाबा, वहाँ पे रुकती थी बस से जाने के लिए, वहाँ पे युवराज में रहते थे और देखते थे कि ये तो अमृता जी है, मगर बात कैसे करें, क्योंकि अमृता जी उनसे 9 साल बड़ी थी और ये छोटे थे। तो फिर वो डर था उनके, वो आदर था कि ये बड़ी राइटर है, मैं इनसे कैसे बात करूँ। और एक दिन वो जाते हैं, बात करते हैं कि आप अमृता जी हैं क्या? हाँ मैं अमृता जी हूँ। तो बोले फिर मैंने आपकी किताब का एक कवर किया है, मैं चित्रकार हूँ, पेंटिंग करता हूँ। बोले अच्छा। फिर ऐसी मुलाकात हुई। फिर कभी पैदल, क्योंकि अमृता जी का भी कुछ ज़्यादा कमाई नहीं थी और ये भी ऐसे अपना कमाते थे, खाते पीते से रहते थे, अलग अकेले रहते थे, शादी नहीं थी। फिर ये पैदल जाते थे, कपड़े मारते मारते घर तक, कभी ऑटो से, कभी बस से, कभी पैदल। फिर उन्होंने पैदल हमेशा जाना हुए, ऑटो से जाना मतलब परवड़त नहीं, तो फिर उन्होंने एक स्कूटर लिया। फिर वो स्कूटर तक उनको घर तक छोड़ते थे और अपने घर जाते थे। मगर हालत दोनों की सेम थी, पैसे कम थे, जरूरतें ज़्यादा, मतलब खाने पीने की तो भी वो पूरे नहीं हो रहे थे। फिर उन्होंने ऐसा किया कि एक साथ रहते हैं एक घर में, क्योंकि बचेगा, किराया बचेगा। अब ये लिव इन आया है आगे की बात है, मगर वो लिव इन जो पार्टनर रहते हैं, दोस्त रहते हैं, वैसे टाइप कर रखा कि हम 2 घरों का किराया भर रहे, मैं आपको आके छोड़ता हूँ, चला जाता हूँ। और इसमें उनकी कोई भावना नहीं थी दूसरी प्रेम की, क्योंकि उनको मालूम था ये शादीशुदा है, इनके 2 बेटे हैं और ये साहिर लुधियानवी से प्रेम करती है। उनको पता था, क्योंकि अमृता जी हर बात साहिर का ही नाम लेती, साहिर का ऐसा, साहिर का वैसा, साहिर ने ऐसा किया था, साहिर ने वैसे लिखा था, साहिर की ये लाइन ऐसी है, साहिर की वो लाइन ऐसी है। क्योंकि स्कूटर में बैठती थी तो वो पीछे सारा उनके पिक पे लिखती रहती थी, किसके? युवराज के। तो सारे साहिर, सारे जो हम जैसे कोई भक्त है तो अपना भगवान का ही उसको हमेशा ये रहता है, उसी तरह वो उनके पूरे प्रेम में डूबी हुई थी। पीठ पे भी लिखती थी साहिर, उनको पता चलता था कि वो पेंटर थे, ये क्या लिख रही है पता चलता था ये तो साहिर का नाम लिख रही है, ठीक है। उनको जलन नहीं होती थी कि ये साहिर का नाम लिख रही है। फिर अमृता जी को एक बार ऐसा लगा कि भाई अभी मैं तब शादीशुदा थी, तो हम साहिर और मैं साथ में नहीं रह सकते थे, अब मैं अकेली हूँ तो हम साथ में रह सकते हैं। क्योंकि वो जब साहिर लुधियानवी वहाँ से पापा के घर से निकले थे मम्मी को लेके,
बॉम्बे। बॉम्बे आने के बाद उन्होंने कुछ छोटा मोटा काम ढूंढना शुरू किया था और काम करते करते उनको फिल्म लाइन में गीतकार का गीत लिखने का काम मिल गया था। फिर उनके गाने हिट होते जा रहे थे तो उनको और काम मिल रहा था और ज़्यादा काम मिल रहा था, तो वो मशहूर होते जा रहे थे, नाम बड़ा हो गया था उनका। गाने रेडियो को बजते थे, कैसेट्स बजते थे, फिल्म बजती थी, तो फिर उनको मतलब मशहूर होते जा रहे थे। तो इनको अच्छा लगता था। हम लोगों को अब लगा कि भाई इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए, हम मिले नहीं, मैं कैसे बात करूँ उनसे कि मैं अकेली हूँ, तब तो नहीं मैं आपके साथ रह सकती थी, तो आप तो रह सकते हैं, मैं कैसे बोलूँ। फिर उन्होंने क्या किया, एक दिन फ्लाइट का टिकट, फ्लाइट में बैठ गए, दिल्ली से लेके बॉम्बे तक आ गए। उन्हें बहुत हिम्मत जुटाई कि आप साहिब को जाके मिलूंगी और मैं बोल दूंगी कि हम साथ शादी करते और साथ में रहते। जैसे वो वहाँ पे उतरती है बॉम्बे में एयरपोर्ट पे, और वहाँ पे बुक स्टॉल रहता है, वहाँ से उन्होंने वर्तमान पत्र पेपर लिया और ऐसे पढ़ा तो साहिर तब जैसे हीरो जैसे प्रसिद्ध हो चुके थे, उनको शोहरत मिल चुकी थी, तो उनकी बातें चर्चा में थी पूरी। तो सुधा चोपड़ा नाम की एक सिंगर थी उस टाइम, जब वो साहिर गीत लिखते थे तो सुधा चोपड़ा की आवाज़ बहुत अच्छी थी, तो उनको वो उनका नाम सजेस्ट करते थे कि सुधा जैसे मेरे गाने जो है लेडीज की जो लाइन है उनसे गवाइए। तो डायरेक्टर मान जाते थे, मगर वो 2-4 बार उनको एक आध आदमी को हम बार बार कर रहे सजेस्ट, तो ऐसे बातें फैल जाती है कि ये उनका चल रहा है, कुछ तो भी है, ये उनका नाम हमेशा बोलते हैं, कुछ तो भी है इनका। तो ऐसी बातें उनके बारे में फैल चुकी थी। तो वो पेपर में उनका फोटो था, सुधा जी का, साहिर का, और इनका अफेयर चल रहा है, अभी ये कभी भी शादी कर सकते हैं, इस टाइप का कुछ तो भी न्यूज़ था। अमृता जी ने पढ़ा और फिर सोचा कि अब उसकी वो आगे चले गए हैं और मैं अब उनको जाके बोलूँ तो ये अच्छा नहीं है, ये मेरा स्वार्थ है, क्योंकि मेरी राह वो कितने दिन देखते रहेंगे, उनकी भी अपनी जिंदगी है, और मैंने उनको जाके बोलना ये बहुत गलत बात होगी। तो फिर वो उनसे मिली भी नहीं, वहाँ से वो तुरंत वापस चले गए, मगर इधर उनका कुछ नहीं था, ये खाली गॉसिप था। फिर वापस चले गए, फिर वो अपने दिल में, इनका अपने दिल में प्रेम तो है, मगर बोला नहीं है किसी ने भी, ना साहिर ने बोला है ना अमृता जी ने बोला है। ये कविता लिखती थी उनके लिए, वो पढ़ते थे मैगजीन में, उनको पता था कि ये तो मुझसे बहुत प्रेम करती है। ये लिखते थे गाने उनके लिए, उनको भी पता था ये मेरी लाइन है, मेरे लिए लाइन है, मगर बोल तो कोई नहीं रहा है, खाली अव्यक्त प्रेम जो अनकहा बोलते हैं, अनकही बातें बोलते हैं, उस टाइप का उनका जीवन था। फिर आखिरी में साहिर को मिलो, जाके बोलो, तुम्हारी भूकंप बताओ, ये इमरोज ने भी हमेशा उनको बोला कि तू हमेशा बैठते उठते खाते पीते उसकी बातें करती है, तो भाई उनको जाके बोल, अब इतना भी बुरा ये नहीं है, कौन भी घुमाया तो बात हो सकती है, मगर उसने वो मर्यादा नहीं लांघी या नहीं तोड़ी। उन्होंने नहीं कहा मुझे पता है, उसको पता है कि क्या साथ में रहे नहीं रहे क्या होता है, इस तरह का उन्होंने वो पूरा जीवन बिताया। और वो जो कशिश रहती है, वो जो तड़प रहती है, वो जो प्रेम के लिए आसक्ति रहती है, वो पूरी की पूरी उनके मन की आसक्ति उन्होंने अपनी कथाओं में और कविताओं में व्यक्त की। अमृता जी का जो साहित्यकार करके जो नाम बढ़ा हुआ है, तो वो इसीलिए हुआ है कि जो वो जीती थी या जो महसूस करती थी, उन्होंने वो लिखा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि महसूस एक करते हैं और दिखाते हैं, हम अंदर से क्या सोचते हैं हम उसकी बराबर उल्टा दिखाते हैं। हाँ, तो इसलिए हम ढोंगी हाँ शब्द उन लोगों के लिए है जो अंदर है वो बाहर नहीं दिखा पाते, या बोल नहीं पाते या लिख नहीं पाते, तो इसीलिए उन लोगों का साहित्य उस दर्जा पे नहीं पहुंच सकता। साहित्य कौन सा उच्च दर्जा तक जाता है, जो साहित्य में सच है, जिस साहित्य में आपकी अंदर की बात है, अंदर की भावना है, और उसको आपने किस तरीके से व्यक्त किया है। तो अमृता जी ने जो अंदर था वो सब बाहर निकाला, लिखा, बोला, और उसके लिए उन्होंने बहुत सारी परेशानियां उठाई,
उनकी सच बोलने की वजह से उनकी शादी टूटी, उनकी सच बोलने की वजह से या ना बोलने की वजह से, व्यक्त न करने की वजह से वो उम्र भर साहिल के साथ नहीं रह सकी और वो तड़प जो है उनके अंदर भी उन्होंने खाली अपनी किताबों में व्यक्त की। तो इसलिए ये हुआ उनका एक पार्ट। और फिर इमरोज जब है, इमरोज को जब आप पढ़ेंगे, उनकी पेंटिंग जब आप देखेंगे या उनकी जो उनके खत मैंने जो पढ़े हैं अमृता जी के और उनके, तो मुझे ऐसा लगा कि इमरोज जी बहुत ही सुलझे हुए आदमी थे। उनकी पूरी कल्पनाएं इतनी स्पष्ट थी, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम जब इमरोज नाम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये मुस्लिम है, मगर इमरोज ये मुस्लिम नहीं थे, उनका नाम दूसरा था, कुछ तो भी चरण सिंह ऐसा कुछ तो भी था। तो इमरोज का नाम इन्होंने धारण किया हुआ, जैसे हमारे दुखी साहब है, उनका सहानी नाम है, मगर उन्होंने दुखी नाम धारण किया और लिखा, शायरी लिखी। तो उसी तरह इमरोज इन्होंने, क्योंकि अमृता जी ने जब उन्होंने प्रस्ताव रखा कि भाई हम अलग अलग रहते तो एक साथ रहेंगे, फिर एक साथ में रहे, शादी का कोई प्रस्ताव नहीं था, कितने साल हो गए एक साथ रह गए, खाना खा रहे, वो उनके बच्चों को लेके जा रहा है, चाय बना रहा है, खाना बना रहा है, फिर भी वो लिख रही है, उनको चाय बना के दे रहा है, ऐसे। मगर फिर एक दिन उसने, अमृता जी ने उनसे कहा कि भाई तुम कितने दिन ये सब करते रहोगे, तुम अपनी गृहस्थी बसाओ, अपना भी कुछ सोचो। तो उन्होंने कहा मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मेरी कोई गृहस्थी नहीं होगी। तो फिर उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं तुम्हारे साथ कुछ शादी नहीं कर सकती, मैं तुमसे 9 साल बड़ी हूँ, तुम तो छोटे हो, तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तो फिर लोग जो आज मुझे बोल रहे हैं उससे और कई ज़्यादा लोग मुझे नाम रखेंगे, क्योंकि वो साथ में रहते थे। लोगों को क्या पता वो कैसे साथ रहते हैं, अच्छे दोस्त है या क्या है, लोग तो जो देखते हैं खाली उनको ऊपर से दिखता है, उनको ही जानते हैं, नाम रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम रहते हैं तो कितना नाम रख रहे हैं, मुझे कितना कुछ सहना पड़ता है हम लोगों को, और तू शादी की बात करना है ऐसा तो नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, और तू जानता नहीं मेरे साथ मेरा भूतकाल, मैं क्या हूँ, मैं कैसी हूँ, तो तू मेरे कुछ जानता नहीं, और मैं आगे भी नहीं जान सकती, मैं बोल भी नहीं सकती, क्योंकि मैं शायद से बहुत प्रेम करती हूँ, मुझे पता है। अगर कल शायद मेरे सामने खड़ा होकर बोले कि चल मेरे साथ रह, मैं जाऊंगी, फिर तेरा क्या है? तो मैं ना कल का बोल सकती हूँ ना पिछले दिनों का बोल सकती हूँ, तो फिर हमारे रिश्ते में कोई नींव ही नहीं है तो क्या है? तो इमरोज जी ने उनसे बहुत अच्छी बात की, बढ़िया बात की, इंसानियत को ऊपर उठाने वाली बात की। उन्होंने कहा कि ना मुझे तुम्हारे कल से कोई लेना देना था, ना मुझे तुम्हारे आने वाले कल से कुछ लेना देना है, मैं तुम्हारे साथ आज का दिन जीना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ आज का दिन महसूस करना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हारा आज हूँ। आज का मतलब है इमरोज, मतलब इमरोज शब्द का अर्थ है आज, वर्तमान। मला फक्त तुझा वर्तमान व्हायचंय, ना भविष्य व्हायचंय ना भूतकाळ। म्हणजे ही किती मोठी गोष्ट आहे। आम्ही जेव्हा सामान्य माणसं जेव्हा आयुष्यामध्ये नाते जोडतो किंवा जेव्हा नात्यांकडून अपेक्षा करतो, तो उद्यासाठी अपेक्षा करतो आणि मागचं काढत बसतो। तू काय केलं होतं माझ्यासाठी हे विसरतच नाही, किंवा काय नाही केलं ते विसरतच नाही। म्हणून मागच्या काढून आपण आज दुःखी होतो आणि उद्याची चिंता करता करता सुद्धा आज दुःखी होतो। आजचा जो दिवस आहे तो सुंदर आहे, जसं आज तुम्ही आणि मी आपण बोलतोय, एकमेकांसोबत बसलोय, हा क्षण किती सुंदर आहे। हा क्षण जगायचं सोडून लोक उद्याची चिंता करत असतात आणि म्हणून दुःखी आहे। इमरोजला जेव्हा हे सांगितलं तेव्हापासून मग अमृता आणि ते सोबत राहणं म्हणजे मोकळ्या मनाने सोबत राहू लागले आणि शेवटपर्यंत इमरोजनं एखाद्या लहान बाळासारखं अमृताजींना सांभाळलं। म्हणजे रात्र पाहायला नाही, इमरोजी त्यांच्या रूममध्ये चित्र काढत बसायचे, अमृताजी त्यांच्या रूममध्ये लिहित बसायच्या, मध्येच त्यांना काही सांगावंसं वाटलं, चित्रामध्ये काही आयडिया वाटली किंवा मध्येच यांना काही कथेमध्ये काही आयडिया वाटली की ते इमरोजी जायचे किचनमधून चहा बनवून आणायचे, दोघं
दोघंजण बसायचे, गप्पा मारायचे, त्या साहित्यावर, चित्रावर, इतरांच्या साहित्यावर बोलायचे. ते किती वेगळ्या लेवलचं सहजीवन होतं ते. आणि त्या पद्धतीचं जीवन ज्यांना अपेक्षा असलेलं काही. अमृता जेव्हा नंतर खासदार झाल्या, इंदिरा गांधींच्या त्या खूप चांगली मैत्रीण होत्या. नंतर त्यांना साहित्यामध्ये इतक्या गोष्टी भेटल्या की सामान्य लेखक त्यांना भेटलेल्या यशामुळे जळत होते. खुशवंत सिंगांनी त्यांना म्हटलं, जेव्हा ते पत्रकार होते खुशवंत सिंग, और बहुत जाने माने लेखक भी थे, तो फिर उन्होंने उनसे ऐसे एक बार अमृता इंदिरा जी ने पार्टी रखी थी और अमृता जी को बुलाते थे, वो उस लेखकों को पत्रकारों को बुलाते थे. तो फिर ऐसे पार्टी चल रही थी, तो तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम्हारा क्या चल रहा है, आपने क्या लिखा है, मेरी ये कविता की किताब है, ऐसा कुछ चलता था बातें. तो एक बार ऐसे ही खुशवंत सिंह बैठे थे टेबल पे, उन्होंने अमृता जी से लिखा कि पूछा कि क्या चल रहा है. तो उन्होंने कहा कि मैं मेरी जीवन कहानी लिख रही हूँ, आम्ही त्याला मराठीत आत्मचरित्र म्हणतो, तो वो लिख रही हूँ. तो उन्होंने उनको ऐसे नहीं कि अपन कोचून बोलतो टोंगना मारतो, तो उस टाइप से उनको ऐसे बोले कि आत्मचरित्र लिख रही, तेरा जीवन ही कितना है, एक माचिस की डिबिया जितना. और तू क्या लिखेगी आत्मचरित्र. क्योंकि वो दोस्त थे, और मजाक मजाक में उन्होंने बोल दिया. और अमृता जी को वो बात इतनी चुभी कि हाँ यार, उन्होंने मुझे ऐसा कहा, सही में मेरा जीवन इतना सा है क्या, मैंने कुछ सहा नहीं किया, मैंने कुछ देखा नहीं किया, मैंने कुछ किया नहीं क्या मेरे जीवन में. फिर उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया और ये लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, इसके बारे में सोचा. तो फिर उससे भी कुछ छोटा हो सकता है कि माचिस की डिबिया से. तो उनको रसीदी टिकट मिला कि इतना छोटा सा रहता है वो, माचिस की डिबिया से भी छोटा. तो उन्होंने वो जो जीवन चरित्र लिखा उनका अपना खुद का, तो उसका नाम उन्होंने रसीदी टिकट तक दिया. क्या रसीदी टिकट, वो हम नहीं क्या कपाल के ऊपर चिपकाते हैं, उतना सा टिकट रहता है, तो टिकट रसीदी टिकट लिख दिया. और फिर वो इतना मशहूर हो गया, तो उसमें सही सही बातें लिखी, कुछ मतलब छुपा के नहीं रखा. जो मैं हूँ वैसी हूँ, ऐसा है उन्होंने. हम आज की भाषा में उनको ट्रोल करना बोलते हैं. अमृता जी को जब युवराज के साथ रहे तो लोगों ने मुस्लिम के साथ रह रही करके इतना ट्रोल किया, उनको घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया. अमृता जी को वहाँ से आई और अमृतसर में से दिल्ली में रहने लगी. खाने पीने की कोई चीज़ें नहीं थी, कोई सामान नहीं था, कुछ नहीं था उनके पास से. और उन्होंने खुद का पूरा जीवन अपने बलबूते पे खड़ा किया. और वो लेखक होने से उन्होंने जो कोई शोहरत हासिल की, तो लोग उनको पहले उन्होंने ये भी लिखा है उनके जीवन चरित्र में, आप पढ़ेंगे तो आपको हैरानी हो जाएगी कि जब मैं कभी एक आध प्रोग्राम में जाने के लिए पत्रिका छापी जाती थी और मेरा नाम आता था कि मैं इस कवि सम्मेलन में या इस साहित्य सम्मेलन में मैं शामिल हूँ, तो औरतें अपनी कवि शायरों की औरतें उनको आने नहीं देती. हाँ, क्योंकि ये तुम पे काला जादू कर देगी. क्योंकि अमृता जी बहुत सुंदर दिखती थी, एक हाथ हीरोइन से भी ज़्यादा सुंदर दिखती थी. और उनको लगता था ये इतनी सुंदर है, इतनी बोल्ड है, इतनी स्वतंत्रता की बातें लिखती है, अकेली औरत रहती है, ये तो कोई भी मर्द देखेगा तो इसमें आ जाएगा. अपना कवि शाही जैसा आदमी इसके ऊपर पागल है, तो फिर अपना हो जाए पागल हो जाएगा. तो वो जाने के पत्रिका में नाम तो रहते थे, वो उपस्थित नहीं रहते थे कभी. तो उनको बहुत बुरा लगता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कि मैं कोई किसी के पतियों को क्या ये करने वाली हूँ क्या. उनको बुरा लगता था. एक बार जब उनकी दोस्त वहाँ पे उनको मिलने के लिए घर पे आती थी, तो वो बोल रही थी, मुझे पता है क्या कि युवराज के साथ तू रह रही है तो लोग क्या बोल रहे हैं बाहर, हाँ एक मुसलमान के साथ रह रही है अमृता, ऐसा कुछ बोल रहे हैं. तो उसको ये बात इतनी बुरी लगी कि लोग कुछ भी समझ नहीं लेते, कुछ भी जानना जरूर नहीं समझते और किसी के ऊपर भी कुछ भी टिप्पणी कर देते हैं. तो उसने वो बहुत रोई और मतलब वो ऐसा सोच के कभी कभी उनको डिप्रेशन में भी चली जाती थी वो. तो इस तरीके से जब लेखक या कोई मशहूर आदमी रहता है, तो मशहूर आदमी के
आजू बाजू वाले लोग उनके खिलाफ ऐसी बातें फैलाते हैं कि उन आदमी को देखने के बाद हमारा वो जो दिमाग है खराब वाला वो सामने आता है, अरे इसको तो ऐसा है, अरे वो तो ऐसे है। हमें कुछ पता नहीं चलता, ये सब सहना पड़ता है। जो पर्दे के ऊपर रहते हैं, मंच के ऊपर रहते हैं या फ्लैश में रहते हैं, समाज में रहते हैं। मैं अभी पूजा जी से बात कर रही थी तो मैं बोली कि औरतों को मर्द से ज़्यादा सहना पड़ता है ये बातें, क्योंकि मर्द बाहर रहते हैं, उनकी औरतें घर में रहती है, इतना कुछ उनको पता नहीं चलता। मगर एक औरत जब घर छोड़ के बाहर आती है, समाज में उनको भीड़ में बात करती है, उनको कुछ अच्छा अनुभव मिलता है और बुरा भी उतना मिलता है। तो ज़्यादा मतलब अगर 100% एक पुरुष सहता है तो 200% औरत को सहना पड़ता है। उसके बारे में उसके कुटुंब में से भी उसको बहुत अच्छा रिप्लाई आता है। ऐसा नहीं वो अगर बाहर निकल के जा रहे हैं मैडम हमारे बाहर, अब आएंगे दोपहर में, तो इस तरीके से उनको सुनना पड़ता है, घर में भी सुनना पड़ता है, बाहर भी सुनना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है। अब जो नौकरी करने वाली औरतें हैं वो घर में भी करती है, बाहर भी करती है, फिर भी घर में जाने के बाद उनको वो काम करने की अपेक्षा रहती है कि आए हैं ना तो फिर क्या कुर्सी पे तो बैठना है, वहां पे जाके क्या फर्क पड़ता है यहाँ पे कुछ किया तो क्या बड़ा कमा रहा है क्या क्या कुछ भी। मैं तो ये सब मराठी में बहुत ज़्यादा अच्छे से बोल सकती हूँ। तो इस तरीके की बहुत सारी मुश्किलें का सामना करके एक औरत अपना स्थान मजबूत करती है, स्थान निर्माण करती है या उसमें कोशिश में रहती है। जब औरत के सामने या साथ में या पीछे उसके घर के जो पति है, सिस्टर है, भाई है, मम्मी पापा है, ये सब लोग सपोर्ट में खड़े रहते हैं तो फिर उसको आसानी हो सकती है थोड़ी सी। जैसे कि अमृता जी के लिए इमरोज ने खड़ा रहे और पूरी झेली, अपने ऊपर झेली उन्होंने पूरी बातें और तब जाने नहीं दी और उनको हमेशा वो माहौल ऐसा नहीं दिया अरे ये तो क्या ये जरूरी नहीं है। वो किताब में सब बातें थे। जब जब अमृता जी डिस्टर्ब हो जाती थी, परेशान हो जाती थी, वो उनको खत लिखती थी, आज ऐसा हुआ, कल वैसा हुआ, देखो उसने ऐसा कहा। तो इतनी प्यारी बात से, इतने हल्लू धीरे से, प्यार से, इतने अच्छे से समझाने के उदाहरण देके हो कि वो पढ़ने के बाद ऐसा लगता था कि अरे ये आदमी कितना ग्रेट है। कभी कभी तो मुझे इमरोज का इतना मतलब अच्छा लगा, उनको मैं मिली नहीं मगर उनके बारे में मैं जब सोचती हूँ तो मर्द कैसा होना चाहिए, पुरुष कैसा होना चाहिए, तो हर अमृता को एक ऐसा इमरोज मिलना चाहिए, फिर वो पति के रूप में हो, दोस्त के रूप में हो। जैसे हम मराठी में बोलते हैं की कुणाला सुद्धा कृष्णासारखा भाऊ भेटावा किंवा कृष्ण आपल्याला भेटावा, म्हणजे सगळ्या गोष्टी त्याला सांगू शकेल। द्रौपदी त्याला मनातल्या जे पाच नवऱ्याला सांगू शकायची नाही ते त्या कृष्णाला सांगायची, म्हणजे एवढे सगळे नवरे ताकदवान, हिंमतवान, काय 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 होते, पण ते बाजूला होऊन तो कृष्ण तिचा सखा होता आणि त्याला ती हर गोष्ट सांगायची। तर ते जे नातं असतं ना एका प्रत्येक बाईला असं एक नातं हवं असतं। मग ते त्या कधी भावामध्ये शोधतात, कधी नवऱ्यामध्ये शोधतात, कधी आपल्या बेरा भाव आणि सासऱ्यामध्ये सुद्धा शोधतात की हे तरी माझं सांगितलेलं समजेल याला, आणि तसा भेटणं गरजेचं असतं तर त्या स्त्रियांचं जगणं सुंदर होऊ शकतं। अशा या गोष्टीवर आधारित आपलं हे नाटक आहे, जे अमृता आणि साहिर यांच्या जीवनातला क्रॅकल आहे किंवा जगण्याची तडफ आहे किंवा जी भेटण्याची इच्छा असूनही, असोशी असूनही न भेटू शकत, नाही सांगू शकत, नाही बोलू शकत, ही जी तडफड असते तर त्या तडफडीची ही गोष्ट आहे जी नाटकातून आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। आणि त्याच्यामध्ये काम करणारे कलाकार पण फार चांगले आहेत। हैदर अली यांच्यासारख्या दिग्दर्शकांना जे दिग्दर्शित केलेलं आहे आणि पूर्वीच्या नाटकामध्ये दीप्ती नवल सारख्या ॲक्टरना त्याचे 70 शो केलेले, म्हणजे पूर्वी हे नाटक दीप्ती नवल जी मोठी ॲक्टर आहे हिंदीतली, ज्या नसरुद्दीन शाह आणि यांच्या सगळ्यांसोबत काम केलेलं आहे, फार फार सुंदर ॲक्टर आहे ती, तर त्या ॲक्टरनं हे नाटक केलेलं आहे। 70 प्रयोग त्याचे झाले, नंतर मग त्यांना स्वतःच्या वैयक्तिक अडचणीमुळे करता नाही आलं, पण या नवीन ॲक्टर सुद्धा त्याच्यामध्ये खूप चांगले आहेत।
याच्यासाठी लागणारा खर्च खूप आहे. पण त्या खर्चापेक्षा सुद्धा अनुराग कपूर ज्या पद्धतीनं पॅशनिक पद्धतीनं त्याच्याशी जोडले गेलेले आहेत आणि त्यांच्या डोक्यात सतत ते चालू आहे. जोपर्यंत ते नाटक होणार नाही तोपर्यंत ते नीट होणार नाही, त्याच्यातून बाहेर निघणार नाही. कारण गौरवने झपाटणं म्हणतं ना, झपाटणं तसं झपाटले त्या नाटकाला त्यांना आणि झपाटण्यासारख्या गोष्टी असतात. एक बार विनीत जी मुझे बोले थे आपके बारे में बात कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि अनुराग कपूर जी हमें भाई साहब उन्होंने ऐसा ऐसा नाटक कर रहे हैं, वो बहुत बोलते हैं उसके बारे में. तो मुझे एक बात बोलो कि सही में ऐसा होता है क्या? ये बहुत हंसते थे हमारे पर. एखादी कलाकृति आदमी को इतना प्रभावित कर सकती है क्या? तो हम बोले हाँ कर सकते हैं, आप जरा दूर है ना उससे इसलिए. क्योंकि हे जे पुस्तक मी ट्रान्सलेशन केलेलं पुस्तक मला तसंच वेळ लागलं होतं. त्या 7 कविता वाचल्यानंतर मी पागल झाले होते आणि मला ती काही करून 600 कविता वाचायची होती आणि मी बावळटसारखी नुसती शोध घेत होते की कुणी लिहिलं असेल, कुठं वाचेल, काय असेल, हिचं कुठं भेटेल, पाकिस्तानमध्ये असेल तर मला कसं भेटेल. आणि मी इतके विचार करत 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 मी ते शोधून काढलं, दिल्लीचं प्रकाशन, आणि ती शोधून काढून ते मिळवलं पुस्तक. ते वाचल्यानंतर इथं माझा नवरा बसलेले आमचे सर, उन्होंने मेरी हालत देखी है. मैं इतना रोती थी, वो किताब पढ़ने के बाद इतना रोती थी, वो उसको नीचे में रखती थी. मैं खाना खाने जाती तो वो टेबल पे रहता था, मैं सोने जाती तो मेरे पास रहता था. मैं तो देखा था आत्मा बच्चे को कैसे लेके घूमता है आदमी, वैसे जैसे हम अभी मोबाइल को लेके घूमते हैं, तो उसी तरफ का वो किताब लेके मैं हमेशा घूमती थी. अब कोई भी आए मेरे पास तो मैं वही किताब के बारे में बोलती थी. किससे भी मैं फोन पे बात करूँ तो वही किताब के बारे में बोलती थी. तो पागल जैसे हो गई थी मैं. तो एक बार मुझे महसूस हो रहा था की आता हे मला काय होऊ लागलं असं, दुसरं काही सुचूच नाही लागलं. दुसरं पुस्तक वाचायला घेऊन नाही वाटायचं. ती सारा माझा पिच्छा सोडा ना, ती डोक्यात होऊन बसली. काय करायचं. मग माझ्या एका मित्राने मला सूचना केली की तू काय कर म्हणे की तू ते ना हे तिच्यावर एखादा लेख लिही म्हणे, म्हणजे ती तुझं पिच्छा सोडत. एखादा आदमी लगना, भूत लगना जो बोलते ना, वैसे वो सारा मुझे लग गई थी. तो बोले तू उसके ऊपर कुछ तो भी लिख दे, फिर तेरा दिमाग ठंडा हो जाएगा. तो मैं बोली हाँ ऐसा करते. फिर मैं वो एक मतलब आर्टिकल लिखने के बारे में सोच रही, कहाँ से क्या क्या डालना, उसमें क्या कैसे करना. फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कि इतने से आर्टिकल में 2000 शब्दों में कुछ नहीं होने वाला, हिस्सा सारा तो इसमें बैठ नहीं रही. फिर क्या करें. तो मैंने सोचा कि मैं अभी इसका ट्रांसलेशन करती हूँ. ये जो पाकिस्तान की उसकी दुख की जो सल है, वेदना है, उसकी मराठी के लोगों तक लाती हूँ. और फिर मैंने 6 महीने उसके बाद आगे गए. मैं जाती थी, ड्यूटी करके आती थी, आने पर चाय वो हो गया, फ्रेश हो गई कि मैं मेरे स्टडी में जाके बैठती थी. और वहाँ पे जाके बैठने के बाद मैं कोई भी मिलके आया तो मैं कुछ भी झूठ बोलती थी. जिनको बोलती थी वो बाहर गए, ऐसा बोले, वैसा बोलो, वैसा हो, मैं करती नहीं थी. वो उसको छोड़ना नहीं ऐसा मुझे लगता था. वो पूरा रात के 1-2 बजे तक मैं वो किताबों का ट्रांसलेशन करके बैठती थी. कभी कभी एक शब्द के लिए मैं अड़ जाती तो फिर हैंग हो जाता मेरा दिमाग, क्या करें इसका क्या है. मैं पूरे मेरे वो भाषा जानने वाले लोगों को कॉल करती थी, दोस्तों को, इसका मतलब क्या है. उर्दू जानने वाले हैं, पंजाबी जानने वाले हैं या ऐसे कुछ, तो इसका मतलब क्या है, फिर उस ये लाइन का क्या कर सकते हैं और क्या क्या है, इसको क्या क्या बोलते हैं. इतना कभी 12 बजे पहुंच जाता था, वो भी परेशान हो जाती तो क्या सुई नहीं क्या अभी तक. तो ऐसा झपाटलेला असता पण एखाद्या गोष्टीच्या मागे लागलं. अभी मेरी जो सेम मैं आपको समझ सकती हूँ. तो आपकी तरफ आया है और अमृता जी ने और साहिर ने आपको पूरा जकड़ लिया है. तो जब तक ये शो अच्छे से नहीं होता तो आप शांति से बैठ सकते. और अभी थोड़े दिन रह गए हैं तो हम लोगों का भी कर्तव्य है कि हमारे शहर में इतना अच्छा एक नाटक लाने की कोशिश, खर्चा करने की कोशिश और उसको अच्छे से पेश करने की कोशिश वो दिन रात कर रहे हैं. तो हम भी
तहे दिल से उनके साथ जुड़ जाए और जो हक में से बनता है उनको मदद करें। आज मेरी बेटी और मेरे जमाई घर पे आए हैं, उनको जाना है, फिर भी मैं उनको बात की मैंने उनसे की मुझे उनको साथ क्या क्या करता है, क्या क्या देना है, मुलीला वाटायला आम्हाला काय असतं माहिती आहे आपल्याला। फिर भी वो छोड़ के मैं इनके लिए आई, क्योंकि इनकी कोशिश और हमारी सहायता उनको अगर चाहिए कुछ चीज़ों में तो हमें वो करनी चाहिए और दिल से करनी चाहिए। और हम भी अभी ये आपके साथ है, अच्छा नाटक होगा, जैसे लोग आएंगे अच्छे लोग आने चाहिए देखने के लिए और हम लोगों ने उन तक पहुँचना चाहिए ऑडियंस के पास और लोगों को लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप तो है, इनके साथ मैं भी हूँ और कुछ भी है तो बोल दीजिएगा, हम करेंगे। आप लोगों ने यहाँ पे जो अल्पोपहार का प्रोग्राम रखा, दिवाली फराट का प्रोग्राम रखा, उसके लिए और इतना समय निकाला और हम सब साथ में बात कर सके, इसलिए अनुराग जी का, मीरा का और आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और रुकती हूँ। धन्यवाद। वाह। माझं मराठी जास्त चांगला आहे